देखो बच्चों, मुझे लग रहा है कि आवाज का इश्यू हो सकता है और मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो पिछले कुछ क्वेश्चन है वो अपन वापस से एक बार फटाफट से देख लेते हैं ना। टीम आगे बता रही है कि आवाज का इश्यू था। कुछ नहीं, छोटे से क्वेश्चन कर रहा है, 2-3 क्वेश्चन। ये बोले कि देयर आर एस एस बॉन्ड इन, एस एस बॉन्ड किसके अंदर है? तो देखो सल्फेट के अंदर तो ओनली एक ही सल्फर है, तो ये तो एस एस बॉन्ड बनाएगा नहीं। H2O3 के अंदर इसका ऐसा बॉन्ड होता है, H2O3 को थायोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो ये पर यहाँ पर थायोसल्फ्यूरेट है और इसका फॉर्मूला ये नहीं है, ये है। इसके अंदर एस एस बॉन्ड है, तो ये एक ही एस एस बॉन्ड होता है। ये H2O8 को बोलते हैं पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे फेरस एसिड भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला ये है। और इस बॉन्ड को अपन पेरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं। और H2O7 होता है ये, इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं और इसका फॉर्मूला ये, इसमें SOS बॉन्ड है, इसमें SOOS बॉन्ड है। एसएस बॉन्ड एक में ही है, वो है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रेट ऑफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, ऐसा कौन सा है? मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, मतलब एच प्लस देने की टेंडेंसी बढ़ रही है। अब एच प्लस कौन देगा? जो साइज डिफरेंस ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पर देखो, ये नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। यहाँ पर नाइट्रोजन का आकार छोटा था, हाइड्रोजन का आकार भी छोटा था, और छोटे छोटे आपस में अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, एक जैसे अच्छा बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से ये एच प्लस है वो निकलेगा नहीं। एच प्लस नहीं निकलेगा तो एसिडिक नहीं होगा, एसिडिक नहीं होगा तो बेसिक ज्यादा होगा, है ना? तो इसका बेसिक ज्यादा है। और एसबीओएच में एसबी तो बड़ा है और हाइड्रोजन अपना छोटा सा है, इनके बीच में बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा। बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से इजीली निकल जाएगा, मतलब एस प्लस निकलेगा। एस प्लस निकलेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक बढ़ेगा तो बेसिक कम होगा। तो बेसिक कम हो रहा है, यहाँ बेसिक बेसिक बेसिक, तो बेसिक का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है, इन्होंने यही पूछा है, तो ये आंसर इसका जाएगा। ठीक है। फिर एक द फॉर्मूला ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड, अभी बताया था मैंने, H2SO3, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड। द बटर ऑफ टिन, बटर ऑफ टिन होता है SnCl4 के साथ में 5 वाटर मॉलिक्यूल। सीधा का सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फिर विच इज यूज इन हाई टेम्परेचर थर्मामीटर। देखो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर अपन मर्क्यूरी लेते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर में अपन गैलियम लेते हैं, क्योंकि गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है 2200 से 2300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और मर्करी का होता है 230 के आसपास। तो 230 से ज्यादा वाले टेम्परेचर पर अपन मर्करी यूज नहीं कर सकते। तो जब हाई टेम्परेचर की कंडीशन आए ना, तो उस टाइम थर्मामीटर में अपन गैलियम यूज करते हैं। फिर एक द बेसिक ऑफ बेसिसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ H प्लस देने की टेंडेंसी, जो जितना H प्लस देगा वही उतनी उसकी बेसिसिटी होती है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, ये एक H प्लस देता है, इसकी बेसिसिटी भी एक होगी, मतलब कि मोनो बेसिक होगा ये। अब कोई बोलेगा कि एसिड है और ये बेसिक कैसे है? एसिड की H प्लस देने की टेंडेंसी, जो एसिड है वो H प्लस देने के बाद में जो बनने वाली स्पीसीज होती है वो उसका डेरिवेटिव बेस होता है ना? ओके। क्योंकि देखो ये HNO3 है, इसने H प्लस दे दिया, इसने एस प्लस दे दिया, तो ये NO3 माइनस बन गया और ये एस प्लस दे दिया। अब इसने तो एस प्लस दिया, तो ये तो एसिड है जिसने एस प्लस दिया है, लेकिन अब ये NO3 माइनस बनाना, इसको एच प्लस पसंद है, और जो एस प्लस लेते हैं वो बेस कहलाते हैं। तो एसिड के बाद में एस प्लस निकलने के बाद में ये उसका डेरिवेटिव बेस बन जाता है, इसीलिए इसको बेसिसिटी नाम बोलते हैं। समझेगा? ओके। मोस्ट रिएक्टिव फॉस्फोरस होता है व्हाइट फॉस्फोरस। किसकी? ये इस तरह से फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एंगल स्ट्रेन होता है फॉस्फोरस के बीच में, एंगल स्ट्रेन या फिर कोणीय तनाव। और जहां भी तनाव की स्थिति होती है तो वहां पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और स्टेबिलिटी कम होती है तो रिएक्टिव ज्यादा होता है। मतलब कि P4 जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, इसमें एंगल स्ट्रेन होती है, यहाँ पर एंगल स्ट्रेन की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है। और इसको अपन खुली एयर में छोड़ते ही ये आग लग जाती है इसमें, है ना? और हाईली फ्लेमेबल आग लगती है, इतनी उच्च रोशनी निकलती है ना, कि आपका एक छोटा सा P4 मोलिकुल, व्हाइट फॉस्फोरस मोलिकुल जलाओगे तो आप पूरे कमरे के अंदर बहुत सारा उजाला हो जाएगा उससे, है ना? इसीलिए इसको अपन पानी के अंदर रखते हैं, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में या फिर एयर का कांटेक्ट में आने से बचाते हैं। सल्फर में एग्जिस्ट इन नेचर एज, सल्फर नेचर के अंदर किस फॉर्म में रहता है? S8, S4, S2 या किस फॉर्म में? नेचर में किस फॉर्म में आपको सल्फर देखने को मिल सकता है, बताइए भैया। यहां सल्फर की बात हो रही है, बताओ सल्फर किस फॉर्म में देखने को मिल सकता है? बताओ भाई।
सल्फर किस फॉर्म में मिल सकता है? देखो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर तो सल्फर है वो इन्वायरमेंट के अंदर S8 के फॉर्म में दिखता है। S8 के फॉर्म में दो होता है, एक तो मोनोक्लिनिक और एक होता है रोम्बिक सल्फर, है ना। ये दोनों S8 में रहते हैं। S4 और S2 है वो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, ये तो रहते सारे के सारे नेचर के अंदर, लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर S8 फॉर्म में रहता है और हाई टेम्परेचर में S4 और S2 में रहता है। S4 की शेप होती है चेयर शेप, ऐसी 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 ऐसी, यहाँ भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर, ये चेयर की तरह लग रहा है। और S8 ऐसा होता है क्राउन शेप, यहाँ सल्फर, यहाँ भी 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 सल्फर। तो ये क्राउन की तरह लग रहा है ना, ऐसे मुकुट टाक पहरा दो। और ये चेयर की तरह लग रहा है, चेयर सही से बनी नहीं है चेयर, ऐसे एक दो ऐसे। इस चेयर को थोड़ा सा घुमा दो, तो घुमाएंगे तो ये ऐसी बनेगी, ऐसे। यहाँ भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर, समझे। तो एक चेयर फॉर्म, एक क्राउन से, और ये तीनों फॉर्म में रहता है S2 S4 S8। S2 S4 हाई टेम्परेचर और S8 रूम टेम्परेचर। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेनिक एसिड इज, एक होता है फॉस्फेनिक, एक होता है फॉस्फोनिक। फॉस्फेनिक कौन सा होता है? फॉस्फेनिक कौन सा होता है? फॉस्फेनिक होता है H3PO2, ये होता है फॉस्फेनिक। फॉस्फोनिक होता है H3PO3, ये है फॉस्फोनिक। और फॉस्फेनिक है ये, समझे, H3PO2। इसका दूसरा नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ओके, ये होता है एन फॉस्फोरिक एसिड, ये मेटा बना देता है आगे जाके, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव फॉस्फोरस इज, अभी तो बताया था, व्हाइट फॉस्फोरस। मोस्ट रिएक्टिव फॉस्फोरस है व्हाइट फॉस्फोरस। Which among the following is expected to have highest bond length? हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ भी कार्बन कार्बन की होती है, और धीरे धीरे कार्बन कार्बन से सिलिकन सिलिकन की कम होती जाती है, फिर इससे कम इसकी, और फिर इससे कम एस एन एस एन। तभी तो कार्बन की बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, कार्बन कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है और ये कैटाइनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कैटाइनेशन प्रॉपर्टी मतलब कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं तभी ये लंबे बॉन्ड श्रृंखलाएं बनाता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड की एनर्जी या एंथैल्पी किसकी होती है? कार्बन कार्बन, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज डिफरेंस बढ़ता है, तो साइज का डिफरेंस बढ़ने की वजह से बॉन्ड है वो वीक हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, समझे। तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होती है कंपैरिजन टू इसके अदर एटम की, इस ग्रुप के अदर एटम। Among H2O, NH3, CH4 and HF, the poorest acid is, poorest acid कौन है? सबसे पुअर एसिड कौन है? HF तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है क्योंकि इजीली एस्पेस निकाल देगा, और फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है। या पुअरेस्ट एसिड कौन है? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है वो एस्पेस को इजीली पकड़ के रखेगा। तो आप देख लो, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है वो इलेक्ट्रॉन को खींच के नहीं रखेगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है वो खींच के रखेगा। खींच के रखेगा तो H प्लस कम देगा, और जो खींच के नहीं रखेगा वो H प्लस ज्यादा देगा। अब देख लो, देखो H प्लस देने के बाद में आएगा चार्ज कौन सा आएगा? H प्लस दे, जैसे कि H2 है, ये H प्लस देगा तो क्या बनाएगा? OH माइनस, मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा।
उसी तरह से एक बार ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, एक बार नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, एक बार कार्बन के ऊपर नेगेटिव, एक बार फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। अब किसके ऊपर नेगेटिव जच रहा है? जिसके ऊपर नेगेटिव जच रहा है मतलब वो इजीली एस्पेस देके अपना स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव स्टेबल किस पर रहेगा? तो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर, हाई ईएन जो एटम है उसके ऊपर नेगेटिव स्टेबल रहेगा, और हाई ईएम फ्लोरीन है तो फ्लोरीन पर नेगेटिव स्टेबल रहेगा। मतलब कि फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है और इसके ऊपर नेगेटिव हाईली अनस्टेबल है। तो जो जितना ज्यादा अनस्टेबल वो अपना H प्लस देगा नहीं, क्योंकि H प्लस देने के बाद तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और नेगेटिव से अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब कि CH4 से यदि मैं CH3 माइनस बना दूं तो ये अनस्टेबल है और ये H प्लस दे देगा, तो ये तो अनस्टेबल बन जाएगा ना। और केमिस्ट्री में ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाती है। मतलब कि ये यहां से यहां नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो H प्लस देगा नहीं, H प्लस देगा नहीं तो वीक एसिड है। तो वीक या पोरस एसिड कौन है? CH4। समझे? आप ये देखो कि एस प्लस देने के बाद में जो बनने वाली स्पीसीज है ना वो स्टेबल है कि नहीं है। यदि स्टेबल है मतलब वो इजीली एस प्लस देके स्टेबल बनना चाहिए, है ना, मतलब वो इजीली एस प्लस दे देगी, क्योंकि बाद में स्टेबल बन रही है ना, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगा। अब ऐसी कोई स्पीसीज जो एस प्लस देने के बाद में अनस्टेबल बन रही है, तो ऐसी कोई रिएक्शन होती नहीं है केमिस्ट्री के अंदर जो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाती है, क्योंकि हर चीज स्टेबल रहना चाहती है। तो वो अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, और अनस्टेबल कैसे नहीं होगा? जब एस प्लस नहीं देगा, और एस प्लस नहीं देगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, एसिडिक कम हो जाएंगे, मतलब पुअर एसिड हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? चलो, तो इसी के साथ आज की क्लास आपके यही एंड होती है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक इसी तरह से आप अपना जोश हाई रखें, पूरे मोटिवेशन, पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरे डिसिप्लिन के साथ में हमेशा मेहनत करते रहिए, क्योंकि यही मेहनत आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पहुंचाएगी और आपका आगे जो फ्यूचर है मेडिकल फील्ड के अंदर उसको आगे कंटिन्यू करने में आपकी सहायता करेगी। आपने जो सपने देखे हैं उन सपनों को साकार करना है तो आपको पढ़ाई करनी है, और ये जो आज का जो अभी का जो आगे जितना भी समय बचा है ये एक प्रीसियस टाइम है, और ये टाइम यदि इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करते हो, अच्छे से अपना समय है वो सही डायरेक्शन में देते हो, तो आपकी आगे लाइफ है वो बहुत ज्यादा इजी होने वाली है। आपका अच्छा एक मेडिकल कॉलेज के अंदर आपकी लाइफ है वो आगे की शुरू होने वाली है। और यदि ये चीजें आप नहीं करते हो तो आपको वापस से वही यही कोचिंग, यही क्लासेस, यही नोट्स वापस से पढ़ने हैं, वापस से वही बोरिंग लाइफ जीनी है। तो क्या आप यही चाहते हैं कि आप उसी बोरिंग लाइफ के अंदर फंसे रहें, या आप अपनी कॉलेज लाइफ में जाकर एंजॉय करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपनी स्किल्स पे काम करना चाहते हैं और मजे करना चाहते हैं? एक तरह से बोल दूं मैं, यदि सिंपल वर्ड में बोला जाए, और अपना करियर है वो आगे मेडिकल फील्ड में बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा भैया, और इस समय को आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको पढ़ना कैसे है? आपको हमेशा का टारगेट बनाना है, रिवीजन करना है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं और टेस्ट लेने हैं। ये चीजें आप अगले कुछ दिनों तक फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हर दिन बढ़ते रहेंगे, और लास्ट दिन जब आप एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम देके बाहर आओगे तो आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होगी, आपका एक अलग ही अंदर से फील होगा कि हाँ ये एग्जाम तो मेरा क्रैक होने वाला है और मैं अच्छी रैंक के साथ में मेडिकल कॉलेज में जाने। तो इसी तरह का एटीट्यूड लेके चलते रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इसी तरह से अपना ख्याल रखें। ओके बाय।